Assalamu alaikum students. We are studying Thomas Calculus Edition 11, chapter number 2, section 2.2, calculating the limits using the limits law. Okay. First of all, the limits law. What is limit law? There are the 6 rules you can say about this. The theorem 1 about the limit law is if L, M, C and K are the real numbers, then f of x is a function when we apply a limit x approaches to c is equals to the L, and same g of x is a function when we apply a limit x approaches to c is equals to the m. Then the sum rule is the limit of the sum of two function is the sum of their limits, and difference of the limits of the difference of two function is the difference of their limits, and product rule is the limit of a product of two function is the product of their limits. तो जी ये आपको इक्वेशन की फॉर्म्स में भी दिखाया गया, और इन रूल्स को याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, हमारे लिए आसानी रहती है जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, लिमिट्स कंप्यूट करते हैं. सेम द फोर्थ रूल इज़ कांस्टेंट मल्टीपल रूल. इफ़ वी apply the limit on of a constant time, a function is the constant time the limit of the function. ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे हमने k डॉट एफ ऑफ एक्स फंक्शन था, उससे किसी के से मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट से फिर लिमिट अप्लाई किया बाहर से x अप्रोचेस टू c. और सेकंड साइड पे क्या है, जो है आपके पास राइट हैंड साइड वहाँ पे है जी k कांस्टेंट है और लिमिट l जो है उसके ऊपर इसको अप्लाई कर रहे हैं. से नेक्स्ट फिफ्थ वन इज़ द क्वोशिएंट रूल. Quotient rule is the limit x approaches to c f of x by g of x is equals to the L by m, where m is not equals to the 0. The limit of the quotient of two function is the quotient of their limits, provided the limit of the denominator is not 0. m not equals to 0, ये तो बहुत ज़रूरी है कि g of x का आंसर 0 ना है. The sixth rule is the Poworth rule. If r and s are the integers with no common factors, यानी ये जो है इनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो r और s में. ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, एंड s इज़ नॉट इक्वल्स टू द 0, देन द लिमिट x इक्वल्स टू c f ऑफ x के ऊपर हम अप्लाई करेंगे. f ऑफ x क्या है, f ऑफ x ओवर r बाई s, इसकी पावर में है और हमने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करना है, तो वो किसके इक्वल आता है, इक्वल्स टू द l और पावर r बाई s, provided that the limit yani L r by s is a real number and s is an even number, we assume that L is equal greater than 0. ये जो रूल 6 रूल है, ये हायर जो हमारे पास एडवांस कैलकुलस होती है उसमें जाके इसको डिस्कस किया जाता है. ज़्यादा मेन हमारे पास जो रूल्स यूज़ होते हैं वो कैलकुलस में जो यूज़ होंगे वो रूल्स नंबर 5 तक के रूल्स हैं. ठीक है जी, इन्हीं चीज़ों को इन्होंने अगेन यहाँ पे जो पैराग्राफ में मेंशन किया है, इट इज़ ईजी टू कन्विंस आवर सेल्स that the properties in the theorem ones are the true. These intuitive arguments do not constitute the proofs. इनके कोई proofs तो नहीं होते इन जितने भी ऊपर रूल मेंशन किए हुए, ठीक है, लेकिन ये रूल्स एग्जिस्ट करते हैं. ये हमारे पास इनको जब हमने अपने फंक्शंस में अप्लाई करना है तो इन रूल्स को हमने फॉलो करना होता है. इफ़ एक्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे पास. If x is sufficiently close to c, then f of x is close to L and g of x क्या है, is close to m. From our informal definition of the limits, it is then reasonable that f of x plus g of x is close to L plus m, and same f of x minus g of x is close to the L minus m, and the f of x product with g of x is close to the L product m, and k of f x is close to the k of L, and f of x by g of x is close to the L by m if m is not 0. ठीक है जी, उसके बाद जी नीचे एग्जांपल है आपके पास. एग्जांपल नंबर 1 है, यूजिंग द लिमिट्स लॉ. आपने लिमिट लॉ यूज़ करना है एज किसके ऊपर, k कांस्टेंट के लिए. व्हेन x अप्रोचेस टू c इज इक्वल्स टू द k, एंड लिमिट x अप्रोचेस टू c, ठीक है,
तो आंसर भी सी आना चाहिए। तो ये दो लिमिट्स हैं, ये यूज ऑब्जर्वेशन, ये हमने एग्जाम्पल 8 इन सेक्शन 2.1 में हमने इसको यूज़ किया था। एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लिमिट्स ऑफ फाइंडिंग द रूल्स, हमारे पास ये 3 फंक्शंस हैं ए, बी और सी। तो पहला फंक्शन है लिमिट, हमने x अप्रोचेस टू सी, और फंक्शन हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 4x² -3। जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट ये पूरे फंक्शन पे है, तो ये लिमिट्स आपके ऊपर इंडिविजुअली सेपरेट हो जाएगी राइट हैंड साइड पे। हर फंक्शन की अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे और एक्स अप्रोचेस टू सी होगा तो एक्स क्यूब का आंसर सी आएगा। एक्स अप्रोचेस टू सी से 4x² का आंसर 4c² आएगा, और इसी तरह -3, और ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो साथ साथ हमने रूल अप्लाई किए, मेंशन किए हुए कि सम एंड डिफरेंस रूल है, फिर प्रोडक्ट एंड द मल्टीपल रूल्स हैं। उसके बाद बी में है आपके ऊपर फंक्शन है, ये क्वोशंट फंक्शन है। ठीक है, तो इस पर क्वोशंट रूल जो है वही हमने यूज़ करना है कि लिमिट्स डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद सम एंड डिफरेंस रूल अप्लाई करके हमने लिमिट्स को सेपरेट कर लिया है, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। और उसके बाद हमने पावर और प्रोडक्ट टूल जो है उसको यूज़ करके इसका आंसर हमने कंप्यूट कर लिया। अच्छा जी, सी में भी हमारे पास पावर है, फंक्शन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 है, तो √4x² -3। जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे 4x² -3 के ऊपर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 अप्लाई होगा, तो फिर हमारे पास ये उसके बाद डिफरेंस रूल अप्लाई करना है, लिमिट सेपरेट हो जाएंगी और फिर एक्स स्केयर की जगह पे -2 आ जाएगा, और फिर 16 -3 से आंसर √3 आ जाएगा। ठीक है जी, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, बहुत ही आसान है। तो कंसेप्ट है लिमिट का। तो हमारे पास आंसर क्या आता है जी, जो फंक्शन था जब हमारी एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है -2 को, तो फिर जो फंक्शन है वो अप्रोच किसको कर रहा है, √13 को। ठीक है, और इसी तरह जो ये पीछे फंक्शंस थे, फंक्शन ए में जब एक्स अप्रोचेस टू सी था तो हमारा फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा था, यानी जो हमारी लिमिट है वो क्या आती है, c³ + 4c² -3, और सेम फॉर द बी। ठीक है जी। Next है जी, लिमिट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स कैन बी फाउंड बाय द सब्स्टिट्यूशन इफ p of x is equals to the an x power n plus an minus 1 x power n minus 1 plus so on a naught, then the p of x जब हम उस पर अप्लाई करेंगे लिमिट x approaches to c, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, p of c that is a n c की पावर n प्लस n minus 1 c की पावर n minus 1 plus so on a naught। ठीक है, लिमिट Theorem 3, the limits of the rational functions can be found by the substitution if the limit of the denominator is not 0. If p of x and q of x are the polynomials and q of x is not equals to 0, then the limit x approaches to c, p of x by q of x is equals to the p of c and q by c. Here we are having the example 2. द लिमिट ऑफ द रेशनल फंक्शन, हमारे पास रेशनल फंक्शन हमारे पास ये गिवन है। ठीक है जी, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा हुआ फंक्शन है, और फिर ऊपर p of x है, डिनोमिनेटर में q of x है, न्यूमिनेटर में p of x था, p of x है x³ प्लस 4x² -3, तो डिनोमिनेटर में x² प्लस 5, तो हम जब लिमिट सेपरेट कर देंगे दोनों के लिए, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, x की जगह पे x -1 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0/6, दैट इज द 0। द रिजल्ट इज सिमिलर टू द सेकंड लिमिट इन द एग्जांपल 1 विद द c इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब हमारी जो जब x अप्रोचेस टू -1 है, ठीक है, तो फिर फंक्शन हमारा किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास है राइट हैंड साइड पे, तो डेफिनेशन है एलिमिनेटिंग द 0 डिनोमिनेटर जब लाइकली। ठीक है, और इसके नीचे एग्जांपल नंबर 3 है कैंसलिंग अ कॉमन फैक्टर। लेकिन जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है उसके ऊपर बड़ी एक इम्पोर्टेंट सी नोट मेंशन किया हुआ है। It can be shown that if q of x is the polynomial and q of c is equals to the 0, then x minus c is a factor of q of x। ठीक है, q of x एक फंक्शन था और आपके पास एक नंबर है c, जिसको जब हम q में पुट करते हैं फंक्शन में
तो उसके लिए फंक्शन का आंसर 0 हो जाता है। तो फिर ये इसका फैक्टर होगा। Thus, if numerator and denominator of the rational functions of x are both 0 at x is equal to the c, they have x minus c as a common factor। ठीक है, अब इसके लिहाज से जी ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3, द कैंसलिंग ऑफ अ कॉमन फैक्टर। ये आपके पास लिमिट अप्रोचेज एक्स इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। लेकिन हम अब क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट अगर लिमिट पुट करेंगे एक्स इक्वल्स टू द 1, एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1, तो कैंसिल हो गया 0, तो डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं आना चाहिए। हमने अभी यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन में यहाँ पे पढ़ा है कि क्यू ऑफ सी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि फंक्शन हमारा x1 पर डिफाइंड तो नहीं है, डोमेन में हमारा x इक्वल्स टू 1 नहीं आ सकता, तो फिर हम इसको कंप्यूट इसकी लिमिट कैसे करेंगे, उसके लिए हम ये करते हैं कि हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि नीचे यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि आप जो न्यूमिनेटर है इसके फैक्टर्स बना लें, ठीक है। फैक्टर्स बना के जो कॉमन फैक्टर्स हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का, वो कैंसिल आउट करके फंक्शन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब जो फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया इसके अंदर लिमिट को पुट कर दें x अप्रोचेस टू 1, ठीक है। तो इससे आपके पास लिमिट 3 आ जाएगी। अब ये फंक्शन इन्होंने ग्राफ में भी शो करवाया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे कर्व है फंक्शन की, ठीक है। और फंक्शन जो है वो 1,3 पे शो करवाया हुआ है कि फंक्शन यहाँ पे अनडिफाइंड है, यानी ये पॉइंट फंक्शन की डोमेन में नहीं है, लेकिन इस फंक्शन के ऊपर लिमिट को कंप्यूट किया जा सकता है, ठीक है। और उन्होंने लिमिट को कंप्यूट करके उन्होंने दिखा भी दिया हुआ है, और इसी के बारे में उन्होंने नीचे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, द पैराग्राफ ऑफ द ग्राफ ऑफ द एफ ऑफ एक्स इन द पार्ट ए, जो ये ऊपर वाली डायग्राम है जिसमें यहाँ पे आपको गैप नज़र आ रहा है 1,3 के ऊपर, यानी जब एक्स की आंसर x1 था तो उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू 3 नहीं आती, बल्कि फंक्शन जो था वो अनडिफाइन हो जाता था, जबकि बी जो है ग्राफ इसमें 1 के ऊपर उसकी लिमिट को शो करवाया गया कि उसकी लिमिट का आंसर 3 आया था। तो is the same as the graph of g of x in the part p, except at x is equals to 1 where the f is not defined, but the function has the same limit x approaches to 1, ठीक है जी। फंक्शन डिफाइंड नहीं है लेकिन फंक्शन की लिमिट जो है वो उस पर हमने कंप्यूट की है। क्रिएटिंग एंड द कैंसलिंग ऑफ अ कॉमन फैक्टर, एग्जांपल नंबर 4, हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, तो हम क्या करना है, इसमें लिमिट अप्रोच करनी है 0 को, लेकिन हम देखते हैं कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर में x0 पुट करेंगे तो फंक्शन फिर हम इसकी लिमिट कंप्यूट नहीं कर सकते। तो अब इसमें कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है जो कैंसिल आउट हो जाए, तो फिर हम ऐसे फंक्शंस को क्या करते हैं, ऐसे फंक्शंस की हम रैशनलाइजेशन करते हैं। ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि जो हमारे पास न्यूमिनेटर था उसमें फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 10, हमने इसका साइन चेंज करके -10 की जगह पे +10 करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे फंक्शन को, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हमारे पास स्क्वायर रूट जो है उसका स्क्वायर मतलब जब आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100 और साथ में -10 उसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो फिर वो आ जाएगा -100, और इसी तरह डिनोमिनेटर में फंक्शंस मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे। फिर ऊपर के न्यूमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे मज़ीद, जो कॉमन फैक्टर्स आते हैं वो कॉमन फैक्टर लेकर हम कट आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स अप्रोचेस टू द 0। लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो फंक्शन का आंसर आ जाएगा 0.05, जो कि हमारे पास लिमिट आ जाती है कि जब x अप्रोच टू 0 है तो फंक्शन हमारा किसको अप्रोच कर रहा है 0.05 को, ठीक है जी। Next is a very important concept, sandwich theorem. The following theorem will enable us to calculate a variety of the elements in subsequent chapter. It is called the sandwich theorem because it refers to a function f whose values are sandwiches between the values of the other two functions g and h that have the same limit l at the point c. अच्छा जी, अब ये क्या है, क्योंकि ये फंक्शन है आपको 2.9 में नज़र आ रहा है, जी एक ग्राफ है, जो कर्व आपको जी येलो कलर की लाइन नज़र आ रही है वो जी ग्राफ की कर्व है, और पिंक कलर का एक ग्राफ है एच, उसकी कर्व आपको नज़र आ रही है, और इन दोनों फंक्शंस के दरमियान में एक और कर्व है जो कम्प्लीटली जी और एच के दरमियान सेंटर में है, इसको कहते हैं फंक्शन एफ, और इनका एक कॉमन पॉइंट है एक्स जब अप्रोच कर रहा है सी को तो फंक्शन जो है उसकी लिमिट क्या आ रही है एल।
इसके लिए ये चीज़ है सैंडविच थ्योरम कि बीइंग ट्रैप द वैल्यूज ऑफ टू फंक्शंस that approaches L, the value of f also approaches to the L. Sandwich theorem says that suppose that g of x is less than or equal to f of x and f of x is less than or equal to the h of x for all x in some open interval containing c except possibly at x is equal to c. x c नहीं है कि इक्वल नहीं है, लेकिन x के जो c है इसके इर्द गिर्द एक ओपन इंटरवल है. Suppose also that the limit of g of x at x approaches to c and limit of h of x at x approaches to the c is equals to the L, then the limit of f of x is equals to c at x approaches to c. ठीक है जी. दिस सैंडविच थ्योरम का एक और टू नेम्स और भी हैं, स्क्वीज थ्योरम एंड पिंचिंग थ्योरम्स. ठीक है. द नेक्स्ट इज द एग्जांपल नंबर 5. एग्जाम्पल नंबर 5 सैंडविच थ्योरम की ही एग्जाम्पल है. इसमें है एक हमारे पास फंक्शन है, पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज लेस दैन इक्वल टू द यू ऑफ एक्स दैट इज लेस दैन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड हमने लिमिट अप्लाई करनी है फ्रॉम एक्स अप्रोचेस टू 0 टू यू ऑफ एक्स. तो जब हम ये इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो आंसर आता है 1, और जब राइट हैंड साइड में भी एक्स अप्रोचेस टू 0 पुट करते हैं तो आंसर आता है 1. तो फिर यू ऑफ एक्स क्या होगा, उसकी भी जब एक्स अप्रोचेस टू 0 पे यू ऑफ एक्स भी 1 को अप्रोच करेगा. ओके जी. द नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 6. Example number 6 है more application of the sandwich theorem. It follows from the definitions of the sin theta that sin theta is lies between the mode of theta minus theta and cos theta for all theta and since the limit theta approaches to 0, the minus mod theta and the limit theta approaches to 0, the mod theta is equals to the 0. We have the limit of theta is approaches to 0, then sin theta is also approaches to the 0. एक्चुअली ये नीचे इन्होंने इसका ग्राफ शो करवाया हुआ है, y इज इक्वल टू थीटा मोड पिंक कलर से इसका ग्राफ शो करवाया हुआ है. यानी जब x की वैल्यू हमारे पास प्लस में है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो y के आंसर भी पॉजिटिव हैं, तो ये हमारे पास कर्व आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में. जैसे जैसे x इंक्रीज होगा वैसे वैसे y. सेम फॉर जब हमारे पास x की वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी तो फिर हमारे पास क्या होगा, मोड का आंसर भी तो फिर नेगेटिव के साथ ख़त्म होता है ना. ठीक है. तो फिर भी वाई क्या हमारे पास आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा, और उसका जो ग्राफ है बाकी हाफ वो सेकंड क्वाड्रेंट में है हमारे पास. अच्छा जी. सेम फॉर अब हम करते हैं थीटा मोड, उसके बाहर जो है वो माइनस का साइन है, तो इसके ग्राफ जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में. जब हमारे पास थीटा की वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस में होंगी, यानी एक्स हमारे पास प्लस में होगा, तो थीटा जो है हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, तो फिर हमारे पास y जो होता है उसके आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि मोड के बाहर नेगेटिव है. और जब हमारे पास थीटा की वैल्यू नेगेटिव होंगी तो फिर भी मोड जो है वो ख़त्म होने के बाद बाहर माइनस भी है, तो फिर भी हमारे पास y की वैल्यू जो है वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी. तो ये थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे दोनों फंक्शंस आते हैं. और साइन और थीटा की कर्व तो अब हमें पता है जिस तरह से वो वेव फॉर्म में होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 पर उसका आंसर 0 होता है. उसके बाद जो होती है जी 90 पे उसका आंसर मैक्सिमम होता है, और फिर पाई पे आंसर फिर अगेन 0 होता है. तो ये हमारे पास कर्व्स इसकी ड्रॉ हुई हुई हैं. तो इन्होंने यही चीज़ ऊपर डिफाइन की है कि जब ये दोनों लेफ़्ट और राइट फंक्शन की लिमिट जो है वो 0 है, तो फिर जो इनके बिटवीन साइन थीटा आ रहा है इसकी भी लिमिट 0 होगी एट थीटा 0. अच्छा जी. सेकंड ग्राफ हमारे पास दिया हुआ है, लिमिट कंप्यूट करनी है थीटा 0 व्हेन एक्स माइनस 1 कोस थीटा इक्वल टू द 0. इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जी आपके पास ये कर्व इसके दिखाए हैं थीटा मोड की पिंक कलर से, 1 माइनस कॉस थीटा की जो कर्व है वो ब्लू कलर से, और जो फिर नीचे एक्स एक्सिस है वो इटसेल्फ थीटा है. ठीक है. फिर इन्होंने इसको जो है वो शो करवाया है 0 से ग्रेटर एंड इक्वल 1 माइनस कोस थीटा, और डेट इज उससे ग्रेटर और उससे इक्वल है थीटा मोड.
ठीक है। और जब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि कॉस थीटा जो में जब हम 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 1 और दोनों कैंसिल आउट होकर आंसर आ जाएगा 0। तो इस पे फिर इस का लिमिट का आंसर क्या आता है 1। जब थीटा 0 है तो लिमिट हमारे पास 1 है। अच्छा जी, सी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है कि लिखा हुआ है फॉर एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इफ द लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू सी मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 0 देन द लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द 0। यानी जब अगर फंक्शन का मोड फंक्शन हो मॉडुलस वाला और उसकी लिमिट उस पर अप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो इसका मतलब है कि फंक्शन की लिमिट भी उस पॉइंट पे 0 होगी, क्योंकि जो एफ ऑफ एक्स होता है वो सैंडविच होता है बिटवीन माइनस मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स और मोड एफ ऑफ एक्स के, क्योंकि माइनस एफ ऑफ एक्स मोड भी आंसर का भी 0 आंसर है और एफ ऑफ एक्स का भी मोड का आंसर 0 है, तो फिर इटसेल्फ एफ ऑफ एक्स का भी आंसर 0 ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम 5। इसमें यह है जी कि इफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू द जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी। एक्स के राउंड हमने एक ओपन इंटरवल ले लेना है, ठीक है, लेकिन उसमें एक्स खुद शामिल ही होगा पॉइंट, यानी अगर 1 है तो 1 से नेगेटिव साइड पे और पॉजिटिव साइड पे छोटा सा ओपन इंटरवल ले लेंगे, लेकिन उसमें 1 इंक्लूड नहीं होगा। तो फिर हमने करनी है लिमिट्स अप्लाई कर, लिमिट्स ऑफ एफ ऑफ जी दोनों की हमने लिमिट्स लेनी है, बोथ एग्जिस्ट एज एक्स अप्रोचेस द सी। तो जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे तो भी इसमें इनइक्वालिटी एज इट इज़ सेम रहती है। अच्छा, अगर हम ये कहते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी है लेस देन एंड इक्वल्स को कि इसको हम स्ट्रिक्ट से यानी स्ट्रिक्ट करते हैं, यानी सिर्फ ये ग्रेटर की ही रह जाए, ठीक है, तो इक्वालिटी की समझ ख़त्म हो जाए तो फिर हमारे पास सेंस नहीं बनता, हमारे पास थ्योरम ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने जो लिमिट जो होती है, जैसे अभी पीछे एग्जांपल थी इन्होंने साइन थीटा की शो करवाई हुई, तो फिर अगर उसमें से इक्वालिटी को ख़त्म कर देंगे तो ये तो फिर इस तरह से फंक्शन बन जाएगा माइनस थीटा मोड ग्रेटर साइन थीटा मोड डैट इज़ उससे ग्रेटर क्या है थीटा मोड। तो फिर जब इसमें थीटा जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है तो फिर लेफ्ट और राइट तो 0 को अप्रोच करेगा, तो फिर साइन ऑफ थीटा भी तो 0 ही होना चाहिए ना। 0 जो होता है वो लेस देन 0 तो नहीं होता, 0 इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो फिर इसमें इनइक्वालिटी की भी ज़रूर अंदर शामिल होनी चाहिए, मतलब ये इक्वल लेस एंड इक्वल का साइन होना चाहिए, सिर्फ लेस देन की यानी ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी करेंगे तो हमारे पास थ्योरम जो होता है वो गलत हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। अच्छा जी, इसके साथ हमारा ये सेक्शन 2.2 जो है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट सेक्शन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।